બધાને ખ્યાલ છે કે બહુ મહત્વનો ફેમિલી માટે બધા માટે. And if all are coming here, they really want to gain some knowledge on that part. So I am not taking much more time. અને જેમ કે રાકેશ સર મनीष સર મને કીધેલું कि सर ज्यादा सेशन आप हिंदी और हिंदी के साथ में आप इसको गुजराती में रखना, इंग्लिश में कम रखना. तो आई विल ट्राई कि मैं मिनिमम आपको इंग्लिश में कुछ बातें करूं. जो सेशन आज का व्हाई टैक्स प्लानिंग इज नेसेसरी, અને એની પહેલા आई वुड से कि वी विल कीप दिस सेशन ऐसे 2 पार्ट. मैं पार्टिसिपेंट से भी कहूंगा कि आप लोग जो है साथ साथ में इसके रिप्लाई देते रहना चैट बॉक्स में. सो इट विल बी मच मोर बेनिफिट ऑल ऑफ अस. आपको जो भी डाउट होगा आप बीच में पूछो तो भी चलेगा, आप लास्ट में पूछो तो भी चलेगा. आई विल ट्राई कि मैं सभी के सवालों के जवाब प्रॉपर्ली दे सकूं. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग, तो काइंडली से कि आपके हिसाब से टैक्स प्लानिंग क्या होता है एंड कितने लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं. आई रिक्वेस्ट बताने के चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई आप. मनीष सर रखिए यस. बीजू कोई प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स. राकेश सर रखिए मी टू. कन्हैया सर, नीरव भाई, कन्हैया सर सेज माय ब्रदर फाइल फॉर मी. ग्रेट सर. सर कोई भी फाइल करता हो उसमें कुछ नहीं है, आप लोग फाइल करते हो वो महीना. एंड ये सवाल क्यों पूछा कि बिकॉज जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इंडिया में टैक्स प्लानिंग तो लोग करना चाहते हैं पर टैक्स कितने फाइल करते हैं रिटर्न. एंड यू विल सी के इमेज कुछ बता रहा है कि 2 सोने के असरफी हैं, यहाँ पे 6 असरफी कूल है, उसमें से TAX लिखा है टैक्स. सो इफ वी आर पेइंग टैक्स तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हमसे कुछ ले लिया है. इट इज यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री. वी ऑल नोस कि अभी कोरोना का समय है, महामारी चल रही है एंड मेनी पीपल नोज दैट कि रेमडेसिविर के ऑक्सीजन का बहुत से हॉस्पिटल में जो मुश्किल आई थी फर्स्ट वेव में, मोस्टली जो भी इलाज था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट. आज भी ऑल नोस अबाउट द साबरमती रिवर फ्रंट एंड मेनी थिंग्स. ऑल थिंग इज डन बाय द टैक्स वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. पर हमेशा टैक्स हम पे करें वो कंपलसरी नहीं है. बहुत बार गवर्नमेंट टैक्स में हम लोग को फायदा भी देती है, अगर हम प्रॉपरली करेंगे उसको टैक्स प्लानिंग बोला जाएगा. एंड वो कैसे करना है वो सवाल दिमाग में. तो अब मैं जब बात करता हूँ टैक्स फाइलिंग के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट कम्स इन आवर माइंड कि लोग रिटर्न फाइलिंग करते नहीं कर रहे हैं. बिकॉज वी ऑल नो देयर आर 138 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन एंड वो 138 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो रिटर्न फाइल कर रही है. मैं नहीं कह रहा कि 6 करोड़ में से सब कोई मुकेश अंबानी है या गौतम अदानी. जैसे भी नो कि कल एक न्यूज आई थी, गौतम अदानी साहब अभी एशिया के 2nd रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं. हु इज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे रिच इंसान है पूरे एशिया में? एनीवन? मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी. ग्रेट सर, सुपर. एंड सेकंड इज गौतम अदानी. तो वी ऑल नोस कि वैसे लोग जो बहुत टैक्स भरते बहुत कम लोग होंगे, पर जो अगर सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं वो कितना लोग हैं? ओनली 4.35% पॉपुलेशन पूरे 138 करोड़ में से. तो ऐसा क्यों? वी ऑल नो बहुत सी जगह पे एग्जम्पशन है. जैसे बच्चों लोगों को जो 18 साल से कम वाले एज वाले हैं उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. जिस लोगों की इनकम अगर 2.5 लाख से कम हो उनको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. यानी कि अपने इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बहुत से लोग हैं, तो वो लोग निकल जाते हैं. ऐसे कई लोग हैं. I request all ki please mute yourself. Yes friends, sorry for interruption. तो we all knows कि अपने देश में जो है 2.5 लाख रुपए साल के, यानी एवरेज में बात करूं तो 21,000 रुपए कुछ हुए वो महीने के. ऐसे लोग हैं जो बहुत बार नहीं भी कमाते और ऐसे भी लोग हैं जो कमाते हैं बट उनके पास प्रॉपर नॉलेज है कि रिटर्न फाइल करना है क्या नहीं करना, उससे रिटर्न फाइल नहीं करते. हम अगर देखते हैं कि एक तारीख समय देती है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से देखें तो अलग रिटर्न फाइलिंग की तारीख आती है जहाँ पे ITR 1 जो सैलरी के लिए होता है, 2 सैलरी और अदर इनकम साथ में इंक्लूड होती है, 3 और 4 बिजनेस इनकम के लिए होता है, 5, 6, 7 कॉर्पोरेट्स के होता है. हम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं 2,91,00,000 वो आपको सैलरी रिटर्न में ही दिख रहे हैं. मीन्स वैसे लोग जिनकी इनकम 5 लाख के आसपास है या उसमें ज्यादा लोग भी होंगे जो ज्यादा कमाते होंगे,
और इसमें से टैक्स बहुत कम ही लोग पे करते हैं। ठीक है सर, तो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हायर इनकम टैक्स पेयर ग्रोइंग फास्टर, चेक अंडर विच टैक्स स्लैब यू फॉल इनटू। मैंने लिखा हुआ है कि आप खुद देखिए कि आप कौन से टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं। आप 5 लाख के तक का अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो, 5 लाख से 10 लाख के बीच का। आई रिक्वेस्ट ऑल इफ पॉसिबल आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फ्रेंड्स। 10 लाख से 20 लाख का, 20 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर। वी ऑल नोस कि अगर हम अच्छे से ध्यान से उसको देखें तो 1 करोड़ से कम वाले, जो 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं, वो अपने में से अभी बहुत ही कम होंगे, और हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। बट अगर बात करूं मैं कि अप टू ₹5 लाख जहां पे कोई टैक्स नहीं पे करना था, एवरीवन नोस सर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो यहाँ पे 5 लाख तक क्यों नहीं? वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर सेशन ऑन दिस पार्ट। तो हम देखेंगे कि 6 करोड़ में से 4.45 सीआर वाले लोग, यानी 4 करोड़ 45 लाख ऐसे हैं लोग जो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें कुछ टैक्स नहीं पे करना। उनका परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ? 4% हुआ है। 5 से 10 लाख वाले 1.01 सीआर लोग हुए। मीन्स यू विल से कि 5.5 करोड़ लोग जो है, जो 10 लाख के लिमिट वाले हैं, 10 से 20 लाख 32 लाख लोग, 20 से 50 लाख 12 लाख लोग, 50 लाख से 1 करोड़ 2.25 लाख। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर ₹1 करोड़ मीन्स सिर्फ 1.08 लाख। एंड इसी में अगर आपने सुना हो तो एक मेम्स आया था कोरोना के बाद में, बोला गया था कि वैक्सीन आपको पहले टैक्स पेयर को लगाना चाहिए जो टैक्स भरता है, बिकॉज अगर वो नहीं टैक्स भरेंगे तो देश कैसे चलेगा? सो यू कैन इमेजिन, अगर मैं पूरी बात करूं मैं कि 5 लाख से ऊपर वाले कितना लोग हैं? ओनली 1.49 सीआर मीन्स 138 करोड़ की संख्या में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1.25% लोग भी नहीं है जो टैक्स भरते गवर्नमेंट को। सही से फर्क क्या पड़ता है? उससे मालूम पड़ता है कि टैक्स प्लानिंग में लोग कितने वीक है या सही तरह टैक्स नहीं भरते। अब जब मैं टैक्स प्लानिंग की बात करता हूँ तो हम सबके हालियत इस बंदे के जैसे हैं जो एक सवाल में डूबा हुआ है। क्या सवाल है? कि टैक्स प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है? नहीं, टैक्स प्लानिंग करते करते लोग दो और भूल कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन। नाउ कोई बता पाएगा मुझे ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का फर्क क्या होता है? सिंस मोस्टली ऑल आर दी फैकल्टी, सबके सब टीचर हैं, तो वी ऑल नोस द लिटिल मीनिंग कि टैक्स का मतलब जो अपने गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो अपने गवर्नमेंट ने भरी है। प्लानिंग मीन्स टू प्लान समथिंग। व्हाट इज मीन बाय दिस अवॉइडेंस एंड इवेजन? एनीवन हु कैन हेल्प मी विद दैट? सर आई कैन ट्राई। यस कन्हैया सर। अवॉइडेंस मतलब अवॉइड कर देना, पे ही नहीं करना। अवॉइड करना यानी मुझे पता है कि मेरी लायबिलिटी आ रही है हाँ। तो मैं नहीं भरूंगा। क्लियर सर? हाँ सर। सेकंड इज अ टैक्स इवेजन। मींस इवेजन का मतलब क्या? मतलब हम इस तरीके से प्लानिंग करें कि हमारा टैक्स बच जाए। नहीं सर, इवेजन का मतलब हुआ चोरी करना, टू इवेट समथिंग। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? अब जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो मैं एक एक पहले मतलब समझते हैं, बिकॉज मैंने आपको यही कहा कि लोग सोचते हैं हम टैक्स प्लानिंग करें, वो टैक्स प्लानिंग करते करते हम कब टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन करने लगते मुश्किल हो जाती है। तो फर्क क्या है तीनों में? एंड आई एश्योर यू ऑल फ्रेंड्स कि आज ये सेशन अभी मैं 30 मिनट के हिसाब से सेशन लूंगा, 1 घंटे में आप लोग जब यहाँ से निकलोगे यू विल से कि नहीं आई हैव सम प्रॉपर नॉलेज ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो जब मैं टैक्स इवेजन की बात करूं, इट इज एन इलीगल वे। अब इलीगल किसको बोलते हैं? द थिंग विच इज नॉट लीगल। यानी अगर मुझे बोला गया है कि मुझे अगर ट्रैफिक में जाना है मगर मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ, मुझे हेलमेट पहनना है, अगर मैं हेलमेट नहीं पहन के जा रहा तो लीगल है इलीगल है वो? एनीवन? इलीगल। इलीगल। बट पक्का नहीं है कि अगर मैं इलीगल हेलमेट पहन के जाऊं मेरा एक्सीडेंट होने ही वाला है। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि अगर हमने हेलमेट नहीं पहना एंड एक्सीडेंट होता है। बट इलीगल मीन्स इलीगल। तो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि अपना टैक्स बचाने के लिए कि लायबिलिटी कम आए, कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, या अपनी इनकम कम बताते हैं, एक्सपेंस ज्यादा बताते हैं, पर जो चीज की वैलिडिटी नहीं है वो सब चीजें भी प्लानिंग कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पहला, या तो मैंने अपनी इनकम कम कर दी। लेट से कोई क्लासेस चला रहा है कोई टीचर, उसकी इनकम है 20 लाख रुपए,
पर उसने कि उसको मुश्किल ना हो या 20 लाख से अगर ऊपर बताएगा उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो उसने क्या बोला पेरेंट्स को, एक काम कीजिए आप मुझे कैश में पैसे दे दो, अपने चेक से रुपए कम बताने। तो जहां पे वो अपनी इनकम कम दिखाने लगा, दैट इज अ इलीगल मैनर, दैट इज अ इवेजन। या लेट से मेरा प्रॉफिट बहुत आ रहा है, मैंने एक्सपेंस ज्यादा बताने स्टार्ट कर दिए, टैक्स इवेजन। मैंने एलआईसी ली नहीं है, और मैंने सुना है कि एलआईसी भरने से मुझे टैक्स का बेनिफिट, मैं मेरे कंसल्टेंट को बोलता हूँ या मैं खुद ही रिटर्न फाइल कर रहा हूँ कि भाई गलती में अपने 20 रुपए बता दो कि मैंने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, एक्चुअल में मैंने फाइल नहीं किया है वो टैक्स का पेमेंट, तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड अ टैक्स इवेजन एंड इट इज एन अनलॉफुल अटेम्प्ट टू रिड्यूस वंस टैक्स बर्डन। ये कभी नहीं करना चाहिए। Second is a tax avoidance. Now, what is this tax avoidance? Tax avoidance is an act of using legal method. मैं यूज क्या कर रहा हूँ, जो मेथड अब लीगल है मेरे, टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग टैक्स regime in a single territory for one's personal benefit to decrease one's tax burden. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा वो मैं खुद में नहीं लेता हूँ, मेरे फैमिली में इनकम लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से समीर चौधरी की इनकम है 20 लाख रुपए की साल की, एंड ही नोज अगर मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है 10 लाख तक तो मुझे 20% टैक्स पे करना है। एंड अगर मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक जाएगी मुझे 30% टैक्स पे करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं बोलूंगा मेरे लोगों को कि मैं एक फर्म के बदले 4 फर्म खोलता हूँ। 5 लाख रुपए इनकम समीर चौधरी लेगा, 5 लाख उसकी वाइफ में डालूंगा, 5 लाख रुपए उसके भाई में डालूंगा, 5 लाख रुपए उसकी मम्मी में डालूंगा। मीन्स नाउ 20 लाख की इनकम तो बता रहा हूं मैं, पर वो असली में कमाई मैंने है, पर मैंने अपने फैमिली के नाम पे उसको बाइफिकेट कर दिए। एक्चुअल में इनकम है किसकी, समीर चौधरी। सर फर्क क्या पड़ेगा, लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, सर इनकम तो बता रहे ना, पर फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं अपने नाम पे इनकम बताऊं 20 लाख रुपए की, एंड मैं मानता हूं कि 5 लाख का मैंने एक्सपेंस किया, तो 15 लाख के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मेरा टैक्स आना चाहिए 2.25 लाख रुपए का। पर बिकॉज मैंने 4 लोगों के नाम पे अलग अलग इनकम बता दी और वो इनकम 5 लाख से कम हो गई, तो मेरा टैक्स आया 0। मैंने लीगली सब काम किया है, पर ऑनेस्टली कुछ काम नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर कभी अथॉरिटी हमें पकड़ लेती है तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। चांसेस कम है पकड़ने का, पर कभी ऐसा हो जाए कि घर का भेद ही लंका था तो मुश्किल हो सकती है। Am I clear friends with this thing? Now moving further with another thing. तो अब ये टैक्स प्लानिंग क्या होती है? सर आपने यूएसएन में इतना कंफ्यूज किया, आप बोलते हैं अवॉइडेंस बिना, प्लानिंग किसको बोलते हैं फिर? टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वंस फाइनेंशियल सिचुएशन इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। मींस गवर्नमेंट में जिस चीज का भी बेनिफिट दिया है मुझे, जो भी टैक्स प्लानिंग करने का बोला है, उन सबको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा, पर इलीगल मीन से नहीं और हेरा फेरी करके नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे में कि जहां पे मुझे टैक्स बहुत समय से भरना है एंड वो टैक्स भी कम भरूं। सर वो हो सकता है? ये लोगों के दिमाग में सवाल होता है। बिल्कुल हो सकता है। हाउ? थ्रू टैक्स प्लानिंग वन कैन रिड्यूस one's tax liability. It involves planning one's income in a legal manner to avail various exemptions and deductions. एंड दोस्तों आपको बताऊं, जो मनीष सर ने कहा था कि मेरा यूट्यूब का चैनल है फिनटेक चैनल का नाम का, जहां पे मैं फाइनेंस, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट और साइबर लॉ के बारे में बताते रहता हूँ। एंड उसमें ही टैक्स प्लानिंग, उसके साथ में वेल्थ क्रिएशन, कि इंसान अमीर कैसे बन सकता है। बिकॉज वी ऑल नो सम टैक्स भरते नहीं भरते गवर्नमेंट की पार्ट, अगर हम बचत करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो भी मुश्किल बात है। सो यू कैन वॉच इवन दैट थिंग, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, बट टॉकिंग ओवर हियर टैक्स प्लानिंग, तो जो मैं लीगल मैनर से अपने ही पास में उसको अच्छा है। व्हाट आई बिलीव, अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिसकी इनकम 10 लाख से कम वाली है, कितना कह रहा हूं मैं, जिसकी नेट इनकम 10 लाख से कम है, आई ऐसे और आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं पे करना। एंड अगर आप खुद देखोगे तो ऐसे कितने लोग मिलते हैं जिसकी इनकम 10 से 11 लाख रुपए इनकम, हम पहले से टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, पर अगर प्रॉपर्ली टैक्स प्लानिंग करेंगे वी डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीस ऐसा टैक्स। मूविंग फर्दर, मैं अपना खुद का रिटर्न 9 लाख से 9.5 लाख रुपए का भरता हूँ, आई एम नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी इन अ टैक्स। तो क्या मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूँ? टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है? नहीं सर। बीइंग अ सीए एंड बीइंग अ एथिकल पर्सन मुझे वो शोभा नहीं देता है। आई एम डूइंग अ टैक्स प्लानिंग। तो हम तीनों में फर्क देखते हैं कि हम लोग को मुश्किल क्या हो सकती है। इफ आई एम डूइंग अ टैक्स इवेजन,
टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। व्हेन टॉकिंग अबाउट द सेम, पर्पस क्या है इवेजन का? आई डोंट वांट टू पे टैक्स, तो मैं कुछ भी इलीगल मीन यूज करूंगा। अवॉइडेंस, आई वांट टू मिनिमाइज माय टैक्स, मुझे मेरा टैक्स कम करना है। एंड प्लानिंग, आई वांट टू एन्श्योर माय टैक्स एफिशिएंसी, मींस હું આવી રીતના ટેક્સનું પ્લાનિંગ કરું છું કે મારે ભવિષ્યમાં કોઈ ગેરરીતિ પણ ગવર્મેન્ટને ના દેખાય અને ઇવન મારે ટેક્સ પણ ના ભરવું પડે, અને પોસિબલ જો હું ટેક્સ પણ ઓછું ભરીશ પોસિબલ તો લીગલિટી મીન્સ evasion is a illegal, avoidance and planning both is a legal nature. It employs illegitimate means. एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपको जैसे मैं बोला कि लेट से राकेश जी है, वो खुद एलआईसी का बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है, एंड उनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं राकेश जी को। तो अगर राकेश जी अब किसी क्लाइंट के पास गए एंड वो क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं कि सर अगर आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हो, आपकी इनकम अगर 6.5 लाख की है एंड आपको 50,000 सैलरी में हो, आपको 50,000 से आपको डिडक्शन मिल गया, तो सर आपको 6 लाख की आपकी सैलरी हो रही है जो टैक्सेबल है। अगर सर आप हमें 1 लाख रुपए तुम इन्वेस्ट करो जो एलआईसी में, तो तुम्हारी इनकम 5 लाख से ओછી થઈ જશે, मींस यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। तो क्लाइंट ने एक और सवाल पूछा उनसे कि सर ठीक है, सर ये बताओ कि मुझे एलआईसी की 5 वहां सबमिट करनी पड़ती है इनकम टैक्स में? तो राकेश जी ने अपने कंसल्टेंट को फोन किया, अपने फ्रेंड को पूछा, समीर भाई અહીંયા આ એક હું ક્લાયન્ટ જોડે બેઠો છું, મારા ખાસ મિત્ર છે, एलआईसी पहुंच गया, सबमिट करनी पड़ी है? मैंने बोला नहीं, एलआईसी की रिसिप्ट वहां पे सबमिट करनी नहीं होती है, पर अगर कभी बाद में कभी इंक्वायरी आती है आपको देनी पड़ती है, ये कहीं पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग राकेश जी ने अपने क्लाइंट को बताया जो उनके जिगरी दोस्त थे। अब वो क्लाइंट का दिमाग कहीं और दिशा में गया, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड हम सब जुगाड़ू होते हैं। उन्होंने क्या सोचा? ही सिंपली थॉट वन थिंग कि बॉस जब गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं है तो हम इतनी चिंता क्यों करें, लेट्स डू वन थिंग। उसने क्या किया? उससे बहुत सिंपल तरीका किया, उसने अपना रिटर्न फाइल किया। राकेश भाई को बोला मैं बाद में बोलता हूँ क्या करना है क्या नहीं, अभी मुझे नहीं लेनी एलआईसी पॉलिसी। जब उसने रिटर्न फाइल किया, 6 लाख की इनकम आई, 1,02,000 को उसने डाल दिए एलआईसी के नाम से सेक्शन 80C में। उसकी इनकम हो गई 5 लाख से कम, 4,98,000, एंड उसको अभी कुछ टैक्स पे करना नहीं आया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी तो उनको कुछ टैक्स नहीं पे करना आया, तो वो लीगल है इलीगल है, क्या है? आप अनम्यूट भी कर सकते हो। राकेश सर आप बताइए सर। इलीगल है सर। इलीगल है। अभी उनको कोई मुश्किल नहीं आने वाली फिलहाल, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो उनको मुश्किल पड़ेगी। कन्हैया जी ने कुछ लिखा है लीगल। कन्हैया जी इट इज इलीगल, जो आप बोले इट इज नॉट एट ऑल लीगल सर, बिकॉज आपने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इलीगल। लीगल का आपको मैं एग्जांपल दिया कि मैंने जो इनकम है 4 लोग के नाम पे ले ली चलेगा, या मुझे मेरा मेडिक्लेम लेना है, मेरी एलआईसी लेनी है, मैं वो मेरे वाइफ के अकाउंट से पे कर रहा हूँ बिकॉज उनकी इनकम ज्यादा है, वो लीगल है, पर मैं टैक्स अवॉइड कर रहा हूँ। प्लानिंग मीन्स मैं ऐसे कर रहा हूँ कि कहीं पे मुश्किल ना। सेकंड थिंग, नेचर, आई एम्प्लॉय इलेजिटिमेट मीन्स, आई अवेल लूपहोल्स इन लॉ, बट मैं लॉ से कंप्लाई करता हूँ, इससे उतनी मुश्किल कम आती है। एंड प्लानिंग में I use the law to reduce my tax liability. How I can access the same? ये क्या होता है जब मैं अगर इवेजन की बात करूं ना, वो जब मालूम पड़ता है टैक्स लायबिलिटी आगे उसके बाद मैं उसको करने जाता हूँ तो इलीगली में काम हो जाता है। यहाँ पे मैं दोनों में मैं जब 31 मार्च खत्म हुई उसके पहले इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुश्किल कम आती है। इम्पैक्ट यहाँ पे पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट होता है अगर पकड़े गए तो। टैक्स अवॉइडेंस में अगर मैंने कोई रूल्स वायलेट कर दिया गवर्नमेंट का तो भी पेनल्टी है। तो अगर टैक्स प्लानिंग की बात कर दो, बंदा बहुत खुश रहेगा, उसको उतना तो है कि नींद अच्छे से आने वाली है, दूसरे काम कर सकते हैं और वाइट के पैसे उसके पास है। मूविंग फर्दर ऑन दिस थिंग, अब सर बेनिफिट्स क्या है टैक्स प्लानिंग के? आई सेड लिटिगेशन मिनिमाइज हो जाते हैं, मींस जो भी अगर केस की बात करो, गवर्नमेंट को केस कुछ पे करके ना वो ना के बराबर चांसेस है। आई ऑलवेज से कि अगर टैक्स प्लानिंग की है तो भी चांसेस है कि 99% आपके यहाँ पे कोई इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। तो सर 1% क्यों? गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, एंड हो सकता है कि हमने टैक्स प्लानिंग करने की सोचा हो, वो टैक्स इवेजन या
हो सकता है टैक्स अवॉइडेंस हुआ तो शायद पर्सनल तो नहीं होती है. इट रिड्यूस माई टैक्स लायबिलिटी. It ensures economic stability in my family and even to the government and to leverage the productivity everywhere. अब मुझे 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं मेरे टैक्स प्लानिंग के लिए. सबसे पहले, what type of person I am under income tax act. अब इनकम टैक्स में सिर्फ ये नहीं कि हम इंसान है वो नहीं, वहां पे इंसानों के ऊपर भी टैक्स लगता है और जो इंसान नहीं उसके ऊपर टैक्स लगता है. यानी सर जानवरों पे बिल्कुल नहीं, उसके बहुत से तरीके आपको मैं बताने वाला हूँ. एंड हाउ मच इनकम यू हैव एंड अंडर विच हेड. अगर ये 5 पॉइंट आपने ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आई एश्योर यू कि आपको जो है टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो. पहला क्या, आप या आपकी कंपनी वो कौन से नेचर ऑफ पर्सन में आप होल्ड करते हो. सेकंड, आपके इनकम का नेचर क्या है. अब वो नेचर से क्या मतलब इनकम टैक्स तो भरना है नहीं, 5 अलग अलग हेड दिए हुए हैं जिसमें मुझे टैक्स पे करना होता है, वो हम वो डिस्कस करने वाले हैं. अब तीसरा पॉइंट, मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाऊंगा या न्यू में. अब साहब ये कोई ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन दे रहे हैं. इनकम टैक्स इज गिविंग अस एन ऑप्शन कि हमें कौन सी टैक्स पे करना है, ओल्ड रिजाइम या न्यू रिजाइम, उसके हम डिटेल में बात करने वाले हैं. फोर्थ नंबर, हाउ मच टैक्स यू कैन सेव एंड वेदर यू इन्वेस्ट योर मनी फॉर डिडक्शन, क्या आपने डिडक्शन में इन्वेस्ट किया, कैसे अपना सेव कर सकते हो. एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर गेटिंग अ रिबेट. जैसे मैंने पहले कहा कि 2.5 लाख तक में मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है. अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं तो. सर व्हाट इज दिस एचयूएफ. एचयूएफ का मतलब कोई बताएगा क्या होता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. परफेक्ट मनी सर, ग्रेट. तो दैट इज कॉल्ड अ एचयूएफ. उनके लिए 2.5 लाख की टैक्स, अगर आपकी इनकम है आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है. एंड अगर मैं इंडिविजुअल तो मुझे उसका रिबेट भी मिलता है. तो क्या है ये सब चीजें, लेट्स सी. मगर बात करूं टाइप्स ऑफ पर्सन की, तो देयर आर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर 7 अलग अलग तरीके के हमने पर्सन बोले हुए एज पर इनकम टैक्स एक्ट. सबसे पहला है इंडिविजुअल, मींस आप और मैं, मींस अ लिविंग पर्सन जिसके हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल. अब अगर मेरी मैरिज हो गई है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, तो एक हम संयुक्त परिवार गिनाते हैं जो मेरे अंदर एक दुनिया है. व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पापा, मेरी मम्मी, अब उनके जो बच्चे हैं उन सबके एक एचयूएफ बनेगा. तो हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है, जिसके एक मिताक्षरा बोलते हैं, एक दूसरा धर्म बोलते हैं, उसमें बताया गया है. तो उसके लिए मैं एक एचयूएफ क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरी उस फैमिली का जो एक पेड़ बना है उसका टैक्स, उसको बोलते हैं एचयूएफ. थर्ड है फर्म. फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी. वी ऑल नो के भागीदारी करार बने छे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सब होता है, उसके लिए ये फर्म की बात करते हैं. वैसे ही एक कॉम्बिनेशन बनता है कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का, जिसके हाइब्रिड को हम बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो फॉल होती है इनकम टैक्स में फर्म के अंदर ही. फोर्थ इज अ कंपनी. कंपनी कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी और फॉरेन कंपनी, बहुत प्रकार की कंपनी है, उसकी एक टैक्सेशन अलग से होती है. फिफ्थ इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल अपना एजी है, जेसीआई है, ये सब एओपी में आते हैं. सिक्स इज अ लोकल अथॉरिटी, मींस आई वुड से म्युनिसिपैलिटी हुआ, गुजरात यूनिवर्सिटी हुआ, ये जो भी वो सब में लोकल अथॉरिटी में आए. नाउ द सेवन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. देयर इज सम ट्रस्ट और समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो ये 7 में से पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से पर्सन में फॉल करता हूँ. मैं खुद की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअल में फॉल करता हूँ. अगर मैं बोलूं कि यूसीआईआई फिलहाल मेरी फर्म का नाम है जिससे मैं रजिस्टर्ड भी हूँ ऐसे एजी मेंबर, तो यूसीआईआई से एलएलपी मींस मैं थर्ड नंबर में फॉल हुआ. अगर मैं बात करूं चौधरी एंड एसोसिएट्स जो मेरी फर्म है, उसमें हम लोग 7 पार्टनर है एंड 1992 से मेरी फर्म है, तो वो क्या हुआ, वो पार्टनरशिप फर्म में हुआ. अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में फॉल करेगी. एईजी एओपीबीवाई में होगा. मेरा एनजीओ है, इट कैन बी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और आई कैन से एज एओपी. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेम. आगे बात करते हैं कि कौन सी हेड ऑफ इनकम मैं कमा रहा हूं. एंड सिंस वी ऑल नोस कि हमारा समय कम है, तो मैं एक एक हेड को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा. मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ. जब मैं बात करूँ हेड ऑफ इनकम की, सबसे पहले आता है सैलरी. एंड हमने देखा था कि 2.25 करोड़ लोग जो है सैलरी के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं. हु इज
कॉल्ड अ सैलरी, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो एंड एम्प्लॉयर कुछ क्या है बिल्कुल भट्टू पे करे थे, मींस दे आर पेइंग समथिंग एज अ कंसीडरेशन टू एन एम्प्लॉय, इज कॉल्ड अ सैलरी। अगर मैं सैलरी कमाता हूँ तो वो मुझे इस हेड में इनकम बतानी है। पर अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी होती है, मींस अगर जो के मारा भाड़ा नहीं मारी आवक हो, मींस आई एम अर्निंग अ रेंट इनकम, इट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस, एंड हियर हाउस डजंट मीन कि मेरा घर ही सिर्फ, it can be my commercial property, it can be my godown, it can be my factory, it can be my home, means residence, or a area appertinent thereto, उससे जुड़ी हुई और भी जो एरिया है वो सबसे जो भाड़ा मिलेगा वो मैं हाउस प्रॉपर्टी बताऊंगा। अब उसमें मुझे म्युनिसिपैलिटी टैक्स अगर ओनर पे करता है उसकी छूट मिलती है, अगर उसका जो भाड़ा मुझे जो भी मिलता है उसका 30% का मुझे क्लेम मिलता है। अगर मैं कोई भी लोन लेता हूँ हाउस प्रॉपर्टी के सामने में तो उसके सामने मुझे 2 लाख तक का इंटरेस्ट की छूट मिलती है, मुझे प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। तो दे आर वेरियस थिंग्स। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं हाउस प्रॉपर्टी में बताऊं कि नहीं बताऊं। जस्ट थिंक भूल क्या करते लोग, मुझे भाड़े की इनकम मिल रही है, मैंने बता दिया अदर सोर्स में, तो जो बेनिफिट मिल रहा है आई विल नॉट अवेल दैट बेनिफिट, अनेबल टू गेट दैट। तो यू मस्ट नो दैट। थर्ड, PGBP। What is PGBP? PGBP means profit or gain from business and profession। तो अगर इसकी बात करूं, अगर लेट्स से समीर चौधरी अगर GLS में पढ़ाने जा रहा है तो मैं ऐसा कंसल्टेंट हो गया या वहां की फैकल्टी हो गया। पर अगर मैं खुद की क्लासेस खोल के रखा हूँ UCIIPLR, अगर मेरी खुद की क्लासेस है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आई एम हैविंग अ बिजनेस। एंड अगर मैं CA की ऑफिस है तो मेरा एक प्रोफेशन हुआ, डॉक्टर प्रोफेशन दे रहा है, समझो मेरी बात। तो मुझे PGBP के अंदर मुझे उसका रिटर्न फाइल करना है उस हेड के अंदर, एंड इसमें जितनी भी इनकम होती है उसमें जो भी मैं एक्सपेंस पे करता हूँ वो सब बात करने के बाद में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इसमें मिलता है मुझे। मुझे जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उसके लॉ देख के मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। फोर्थ इज माई कैपिटल गेन। मीन्स कैपिटल मीन्स कोई भी मिलकत, कोई भी एसेट, इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जो चीज को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, फील, उसको बोलूंगा मैं। इनटेंजिबल जिसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ। एनीवन जो मुझे एग्जांपल देगा इंटेंजिबल एसेट का। टेंजिबल की बात है, बिल्डिंग हुआ, फ्रिज हुआ, मशीनरी हुई, गोल्ड हुआ, एनीथिंग, इक्विटी शेयर्स हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, ये सब टेंजिबल हुए। कोई एक दो मुझे एग्जांपल दे पाएगा इंटेंजिबल एसेट्स का प्लीज? इंश्योरेंस पॉलिसी। Yes, sir जी। इंश्योरेंस पॉलिसी सर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर इंटेंजिबल बिकॉज वो पॉलिसी बन के तो आ जाती है मेरे पास बहुत बार, समझो। ओके वी सर। वुड से और कुछ सर, बिकॉज सर इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो इन्वेस्टमेंट में गिनाती है, इट इज नॉट योर पागड़ी एसेट टू बी फ्रैंक। पाग- पागड़ी, यस सर, पगड़ी परफेक्ट, पगड़ी यस ट्रेडमार्क। सर, दैट पागड़ी मींस गुडविल, ब्रांड, पेटेंट, Yes. copyright, all this designing, all these are the example of a my asset, that is called my intangible assets। Software, yes sir, you are right Kanhaiya sir, that it is called as a intangible assets। तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ इसका परचेस या सेल करता हूँ, मीन्स सेल करता हूँ मीन, एंड उस पर मुझे जो प्रॉफिट होता है सब्जेक्ट टू सम प्रोविजन, जहाँ पे मुझे एग्जम्पशन मिला हुआ मीन सेक्शन 54 के अंदर मैं जो भी करता हूँ तो मुझे उसमें टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। उसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड आई हैव टू वर्क आउट ऑन दैट पार्ट। अब मुझे उसमें क्या बेनिफिट मिलता है ये सब वो बात की बात है। अभी क्या कह रहा हूं मैं, मुझे मेरी इनकम कहाँ बताने वो मालूम पड़े। एंड अगर चारों हेड में मेरी कोई इनकम नहीं आ रही तो कहाँ फॉल होगी, अदर सोर्स में। एग्जांपल, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये कोई भी चीजों की इनकम होती है अगर, तो ये चारों में मैं फॉल नहीं करता हूँ, ये यहाँ पे आएगी। तो दूसरा सवाल, ऐसे कितने लोग हैं जिसकी इनकम एक नहीं दो जगह से आ रही है? ऐसे लोग हैं जिसकी हेड ऑफ इनकम जो है सिर्फ बिजनेस से नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से भी आ रही है, सैलरी से भी आती होगी। कोई लोग हैं जो शेयर्स में भी डील करते होंगे, उनकी कैपिटल गेन हो गया, या अदर सोर्स में। देयर आर मोस्टली पीपल जो आजकल एक सोर्स से इनकम नहीं कमाते, वो मल्टीपल सोर्स से कमाते हैं। एंड अगर आप मल्टीपल सोर्स से नहीं कमा रहे तो हमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल कि आपके इनकम मल्टीपल सोर्स से होनी चाहिए, सिर्फ एक सोर्स से नहीं होनी चाहिए, तो आपको मुश्किल कम हो। मूविंग फर्दर ऑन दिस थिंग, अब मैंने बात की थी ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड।
सॉरी। तो पहले क्या था, इनकम टैक्स में 2 स्लैब दिए हुए हैं। पहले एक ही टैक्स का स्लैब था, जिसमें क्या था, अगर मैं 2.5 लाख तक की इनकम कमा रहा हूँ, मुझे टैक्स पे करना है नील। अगर मैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम कमा रहा हूँ, तो मेरा टैक्स आएगा 5% का। अगर मैं 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम कमा रहा हूँ, तो मेरा टैक्स होगा 20%। एंड अगर 10 लाख या उससे ज्यादा कमा रहा हूँ, तो मेरे इनकम होगा 30%। और उससे भी अगर ऊपर तो सर जाया जा रहा है, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करता अभी ये सेमिनार में। तो अगर उसमें 5 लाख तक की तो एक छूट आती है, इसको हम रिबेट बोलते हैं, अंडर सेक्शन 87 है। पर एक और स्लैब गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया कि तू नहीं तो तेरा फ्रेंड सही। वैसे ही कि बहुत से लोग थे कि हम बोलते थे सर हम एटीसी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, सर हम एटीडी में क्यों करेंगे, तो वो सब के बिना भी इतना टैक्स क्यों पे करना है। तो गवर्नमेंट हैव गिवन अ सेकंड ऑप्शन कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ एनी डिडक्शन, तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने कि 2.5 लाख तक आपका टैक्स तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका टैक्स 5%। नाउ सी द मैजिक, 5 से 7.5 लाख की इनकम है तो उसका टैक्स आता है 10%। 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो वह 15%। 10 से 12.5 लाख 20%। यहाँ पे जो 10 लाख तक का था, यहाँ पे देखिए फर्क आपको मालूम पड़ेगा। 12.5 लाख से 15 लाख 25%। एंड मोर देन 50 लाख है अबव, यानी 5 लाख का यहाँ पे गैप आपको दिखेगा, देखिए दैट इज 30%। सो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन तो दिया, पर क्या बोला, इफ यू आर टेकिंग अवेलिंग अ न्यू टैक्स बेनिफिट, यू आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट एनी डिडक्शन। यानी एटीसी, एटीडी, एटीयू, एटीजी सब कुछ भूल जाने का। तो सवाल ये आता है सर हमें कौन से टैक्स स्लैब में रहना चाहिए, ओल्ड या न्यू। उसकी पूरी एनालिसिस प्रॉपर्ली करनी पड़ती है। जिसका अगर होम लोन पहले से चालू है, एंड जो अगर एलआईसी सब में पे करता है, म्यूचुअल में पे करता है, उसके लिए आज भी हो सकता है ओल्ड टैक्स से अच्छा होगा। पर जिस ये सब कुछ नहीं पे करता, कुछ भी है, हो सकता है उसके न्यू टैक्स से होगा। सो यू हैव टू मेक अ टैक्स प्लानिंग ऑन दैट पार्ट। लोग यहीं पे मुश्किल करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं, तो अंडर विच हेड यू सेव योर टैक्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से हेड में आप टैक्स पे कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स से डिडक्शन की लिस्ट निकाली मैं मेन। तो सबसे पहला था सेक्शन 80C, जहाँ पे मैं 1.5 लाख तक जो है, मैं अगर चाहूँ तो मैं अपना टैक्स बचा सकता हूँ। कहाँ तक का, 1.5 लाख तक का मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है। होप यू ऑल आर गेटिंग मी। तो उसमें क्या क्या चीज आती है सर, पहला सवाल तो ये है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे मैं बचा सकता हूँ। इट इंक्लूड्स LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में से। LIC कैन बी फ्रॉम LIC और सम अदर कंपनी, बट आई ऑलवेज प्रीफर LIC बिकॉज LIC का साथ तो चिंता की बात वो बोलते हैं, वो बात सही है। और यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड अप टू 1.5 लाख, जहाँ पे स्पेशल स्कीम आते हैं, जहाँ पे 3 साल तक आपका पीरियड, लॉकिंग पीरियड होता है म्यूचुअल फंड में, उसका कोई पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद में आपके अगर बच्चों की स्कूल की फीस आती है तो उसके लिए आता है। अगर आप ये हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट किया है आपने, एंड आपका उसका आप अगर पेमेंट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में, पेमेंट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इफ यू आर पेइंग योर लोन अमाउंट, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आता है मेरा EMI में प्रिंसिपल पार्ट, दूसरा का इंटरेस्ट पार्ट। तो प्रिंसिपल का बेनिफिट मुझे सेक्शन 80C में मिलेगा, इंटरेस्ट का पार्ट मुझे मिलेगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं रेंट की इनकम है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वहां पर जिसका बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80D, यहाँ पे मुझे 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा अगर मैं मेडिक्लेम लेता हूँ, मेरा खुद का, मेरी फैमिली का या मेरे पेरेंट्स का भी। अगर उसमें 25,000 की बेसिक लिमिट है, पर अगर वो एज 60 से ऊपर हो किसी भी एक बंदे की, तो 50,000 कन्वर्ट हो, इसलिए 25,000 से 1 लाख तक का बेनिफिट मुझे मिल सकता है मैक्सिमम। सेक्शन 24 भी आपको बताया, 2 लाख तक की लिमिट है बेनिफिट की। इट विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी। अब मैं ये बात करता हूँ रिबेट की। अगर मेरा अंडर सेक्शन 87A की बात करूं मैं, कि अगर मेरी इनकम 5 लाख तक की इनकम है एंड मैं इंडिविजुअल हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल टू काइंडली म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट यूजिंग or you don't have any doubt. I request all please. Thank you friends. तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है, 5 लाख 1 रुपए होते ही टैक्स लग जाएगा उसका, तो मुझे 12,500 कैसा है दोस्तों, इट मीन्स 2,50,000 से 5 लाख का 5% जो टैक्स है उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। मीन्स आई डोंट हैव टू पे 12,500। अगर मैं सैलरी एम्प्लॉय हूँ, तो भले मेरी सैलरी इनकम 50,000 साल की हो, या 50 लाख हो, या 50 करोड़ साल की हो,
आई विल गेट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। सेक्शन 80E का भी मुझे बेनिफिट मिलता है, एजुकेशन के लिए है। सेक्शन 80 CCD1B जो आता है मेरा NPS में, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में, अगर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 50,000 का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80GG का फायदा है। सेक्शन 80G जो अगर मैं डोनेशन देता हूँ, PM केयर फंड हुआ, पॉलिटिकल पार्टी हुआ, अगर मैं पे करता हूँ कोई ट्रस्ट को, तो उसमें फायदा मिलता है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप 2,000 रुपए से ज्यादा अगर कैश में पे करोगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी NGO को अगर आप दे रहे हो दान, ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग, उसके पास सेक्शन 80G एंड 12AA का लाइसेंस है कि नहीं है, आप उसको चेक से पे कीजिए एंड उसका आपका रिसिप्ट होनी चाहिए। बाकी मेडिक्लेम में भी सेम है, यू शुड पे बाय चेक, कैश पेमेंट नहीं चलता है, आपको सब जगह बहुत ध्यान रखना है। सेक्शन 80 TTB, अगर मेरी सेविंग बैंक में इन्वेस्टमेंट है और ऐसे सीनियर सिटीजन जिसकी 60 से प्लस है एंड अगर उन्होंने FD में इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको 50,000 रुपए तक का जो टैक्स है, जो इनकम है, वो टैक्स में छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTB। और सेक्शन 80D का बोलता है अगर मेरा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, भले मैं कोई भी एज का हूँ, तो 10,000 रुपए तक मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है। होप यू गॉट दिस फ्रेंड्स। इसके अलावा और क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि ATC में क्या क्या चीज का प्रोविजन है कि मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। आई एश्योर कि बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि सर इतनी सब चीजें होती हैं, शायद आपको ना पता हो, मैं किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट पॉसिबल है। इफ यू थिंक फ्रेंड्स कि इसमें से आपको कुछ नई चीज मालूम पड़ी है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैट बॉक्स में पक्का लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एंड LIC में भी ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम 10% ऑफ योर प्रीमियम अमाउंट ऑफ योर टोटल पॉलिसी सम एश्योर्ड का, वही आपको मेरे से ज्यादा नहीं मिलता है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसका इंटरेस्ट अभी अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8 के बीच में चल रहा है। EPF एंड VPF ये क्या है? PPF इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर जॉब में आपका एम्प्लॉय आपकी सैलरी काटता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या वॉलंटरी कोई फंड क्रिएट किया गया है उसको बोलते हैं VPF, को गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ उसके अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करता हूँ, वकील की फीस नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लीज नोट फ्रेंड्स, अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहा हूँ तो वो आएगा ATC में। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वो आएगा। अगर ESS की बात करूं मैं तो 5 साल का इंश्योरेंस वाला होता है, म्यूचुअल फंड का 3 साल का होता है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट है, अपने कंसल्टेंट से अच्छे से डिस्कस करके ही लीजिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम होती है जो लेडीज के लिए होती है, अगर आपकी बच्चियां हैं तो उसमें अगर आप रुपए डालते हो आपको बेनिफिट मिलता है। NSC के सर्टिफिकेट जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो फायदा होता है। ट्यूशन फीस, अगर आप खुद की ट्यूशन फीस पे कर दो उसका नहीं, अगर आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करते हो वो भी ट्यूशन फीस, तो हमने बताया ख्याल के बता अपने एक लाइन ना चाहिए। तो हमें एक बात पता है कि हम सब एक ही लाइन के, इससे कह रहा हूँ कि जब भी स्कूल में से कोई पहुंच आती है मुझे स्कूल की फीस पे करते हैं, एम अलग नाम आता है, ट्यूशन फीस, जिम फीस, मेंबरशिप फीस, एग्जाम फीस, यूनिफॉर्म फीस, फलाना फीस, घटना फीस, बिकॉज वी ऑल नोस કે સ્કૂલ વાળા છે એ કઈ વસ્તુ મુકતા નથી, એ લોકો પોતે હવે કહેવાય ને આપણે, તો આઈ ઓલવેઝ સે ધેટ थिंग, સોરી અગર કોઈને હર્ટ થાય તો એ વસ્તુ માટે, कि એ પોતે એક સુપર મોલ બની ગયા છે કે એજ્યુકેશન સાથે આટલી બધી વસ્તુ આપતા હોય છે કે ભાઈ પેરેન્ટ્સને ક્યાં જવાની જરૂર જ ના હોય। तो व्हेन टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो जे भी चीज अगर सिर्फ ट्यूशन फीस जो लिखा है ना उसी का सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। तो सर ट्यूशन फीस का मतलब, तो अगर बच्चे हमारे यहाँ पर हम क्लासेस में वो भी ट्यूशन फीस हुई, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे ट्यूशन फीस का मतलब ये हुआ कि स्कूल में जब हम पढ़ाई करें, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है उनके लिस्ट में है, एंड उसके अगर जो ट्यूशन फीस लिखे आते हैं उसी का बेनिफिट लूंगा। लोग इसमें बहुत भूल करते हैं, प्लीज नोट के भूल आप ना करो, कि मैंने ऐसे बहुत से असेसमेंट हमने किए हैं जहाँ पे उसमें भी लोगों को उसके ऊपर बाकी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है, FD में अगर मैं रुपए करता हूँ, पोस्टल FD ऐसे FD जहाँ पे 5 साल तक मेरे पैसे ब्लॉक होते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता मुझे पे करने का, प्लीज नोट। उसके अलावा अगर बात करूँ दोस्तों मैं, तो होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट आपको बता दिया मैंने, एंड रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड होता है उसको मुझे टैक्स नहीं पे करना है। सब में मिला के मैक्सिमम जो टैक्स है मेरे बेनिफिट वो 1.5 लाख। एंड अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ना, ये सब चीजें अगर ऐसे हम सोचेंगे तो वो मेरे खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए,
इससे गवर्नमेंट ने सेक्शन 80C में दिया है। इसमें कहीं पे गाड़ी के हफ्ते की बात नहीं आ रही, सोचना कभी। तो दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पीपल। तो फ्रेंड्स, सिंस वी हैव अ लेक्चर ऑफ मैक्सिमम 1 आवर एंड इट्स ऑलरेडी 5:51, तो आई हैव कमिटेड टू द सीनियर्स कि मैं 40-50 मिनट में पूरा कर दूंगा। तो इफ एनीवन हैव एनी डाउट और फीडबैक, you can ask me, friends. This is the name of my channel, FinTech Chanakya. You can see बहुत बार मैं नीचे के ग्रुप में भी डालता होता हूँ इसकी डिटेल्स। Any doubt, friends? मनीष सर, थैंक यू सो मच सर। बोलो थैंक यू सर। सो मच सर जी। कोई ने कोई क्वेश्चन होए कोई क्वेरी होए तो आप पूछी सको છો। ત્યાર પછી આપણે સેશન ને ક્લોઝ કરીશું। કોઈને કોઈ પૂછવું હોય તો कोई मेंबर ने कोई क्वेरी होए तो आप पूछी सको છો। सर yes sir, कन्हैया सर, yes. सर व्हाट इज योर सजेशन कि हमें नए टैक्स स्लैब के हिसाब से जाना चाहिए या पुराने टैक्स स्लैब में ही रहना चाहिए? सर मैंने यही कहा कि आपको चेक करना चाहिए। अगर आपने डिडक्शन का आपने बेनिफिट लिया, आपको दो चीज पहले देखनी है कि आपकी इनकम कितनी है। लेट से आपकी इनकम 10 लाख से कम है या 10 लाख रुपए 2 पॉइंट आते हैं। दूसरी चीज कि आपको ये देखना है कि आपने डिडक्शन का बेनिफिट मिलता नहीं मिलता है। अगर आप ऑलरेडी आप 1,50,000 को बेनिफिट मिला सेक्शन 80C के अंदर, आपने 80D का भी आपने बेनिफिट लिया हुआ है, आप अंडर सेक्शन 24 जो आपका है हाउस प्रॉपर्टी, आप उसका भी बेनिफिट लेते हो, तो फिर आपको दोनों का आपको टैक्स गिनना पड़ेगा। वो दोनों देखने के बाद में आप उसको निकाल पाओगे आपको टैक्स में किस में जाना है। लेट से अगर मेरे को इनकम है ही नहीं ज्यादा, मेरी इनकम 10 लाख से कम की इनकम है मेरी, एंड मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, एंड अभी मेरी इच्छा नहीं कि मुझे और इन्वेस्टमेंट करना भी है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि मेडिक्लेम, LIC, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब मेरे खुद के ग्रोथ के लिए, अगर वो सब की जरूरत नहीं है मुझे, तो ऑब्वियसली न्यू स्कीम अच्छी है, एल्स ओल्ड स्कीम इज द बेस्ट, आई वुड से। सर एक क्वेश्चन और था। मानिए हमारी इनकम जो है वो दूसरी कंट्री से आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांस वर्क करता हूँ हाँ तो उसका पेमेंट बाहर के कंट्रीज से आता है US डॉलर से, तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है टैक्स पेमेंट पे? सर पहली बात तो ये, अगर आपकी इनकम फॉरेन कंट्री से आ रही है तो आपको सबसे पहले GST एप्लीकेबल होगा। अब वो देखिए आपने GST लिया है कि नहीं लिया है, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम आ रही है, आपका नेचर ऑफ इनकम क्या आपको देखना है, आपको टैक्स पे करना है बिकॉज आप रेसिडेंट हो। अगर आपका स्टेटस जो है अगर रेसिडेंट, RNOR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया के बाहर रहने में फर्क पड़ता है, तो चीज अलग होती है। पर अगर आप इंडिया में ही हो, आप रेसिडेंट गिनाए, तो जो आपको मैंने नियम बताया उसके हिसाब से आपका टैक्स आएगा सर। वो आपको फिर वहां का नहीं सोचना है। फॉरेन से इनकम आनी, जो इनकम आई आपको उसमें तो अपना खर्चा माइनस करना है। अगर आप PGBP में हो तो बाकी आपको टैक्स पे करना है एज पर योर टैक्स प्लानिंग। वो आई एम क्लियर सर? यस सर। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल भी हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, हाँ, तो भी मुझे GST रजिस्टर करना पड़ेगा? सर GST में दो पार्ट है, एक होता है इंट्रा स्टेट, दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं राज्य के अंदर ही कुछ अपने माल या सर्विस की सप्लाई करता हूँ, पर अगर मैं राज्य एक से दूसरे राज्य में अगर माल भेजता हूँ, कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी SEZ को माल देता हूँ, मैं इकोनॉमिक जोन में कुछ माल देता हूँ, या अगर मैं एक देश से दूसरे देश में माल देता हूँ, तो मेरा होता है वो इंटर स्टेट। एंड इंटर स्टेट सप्लाई अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो सब उसमें GST नंबर लेना कंपलसरी है। उसमें 20 लाख और 40 लाख की टैक्स की लिमिट नहीं आती, तो सर वो आपको GST नंबर लेना कंपलसरी होता है। लोग से इसमें भूल करते हैं, बहुत से लोग हैं जो भूल करते हैं, एंड बिकॉज गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे पा रही है, जब पकड़े गए तब मुश्किल है, नहीं तो बाकी चलता है। I got all my questions. Thank you. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ ને કંઈ પૂછવું હોય તો પ્લીઝ। લાગે છે ઘણા બધાને પોતાના ક્વેશ્ચન્સના આન્સર જે છે આપની PPT દરમિયાન જ મળી ગયા લાગે છે।
તો આગળ વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે સેક્રેટરી સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરે. મનીષ સર. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ. સીએ સમીર સરે આપણને જે આટલું સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું ઇન્કમ ટેક્સ પ્લાનિંગ વિશે એ બદલ સમીર સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે પાર્ટિસિપેટ આ પ્રોગ્રામમાં પાર્ટિસિપેટ કરે સૌ પાર્ટિસિપેટનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જે નોર્થ અમદાવાદ કે જાણે મને આ તક આપી વોટ ઓફ થેન્ક્સ ની બીજી બધી એ બદલ જે નોર્થ અમદાવાદનો પણ આભાર. સાથે સાથે તમામ પાર્ટિસિપેટ અને સમીર સર સાથે એવી આશા રાખું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો પ્રોગ્રામ હશે તેમનો યોગ્ય સહયોગ મળતો રહેશે જો આ વખતે મળ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. Thank you, sir. We are ending Welcome, this sir. meeting. Okay, sir? થેન્ક યુ Thank you all. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ સરજી.